साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है। उसके आधार पर मैं आज आपसे 3 इश्यूज़ पे बात करूंगा, जिसमें से फर्स्ट है कि क्या क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर ट्रायल कोर्ट को ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को कोर्ट में पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए बाउंड कर सके। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस है तो वो क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। सेकेंड ये कि क्या किसी भी पर्सन को ये राइट है कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाने के लिए मीन्स डिक्री ऑफ डिवोर्स लेने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। वैसे तो उसके लिए प्रोसीजर बना हुआ है कि डिवोर्स लेने के लिए आपको फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होती है, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या डायरेक्टली भी आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं क्या? थर्ड ये कि पासपोर्ट अथॉरिटी को सेक्शन 10 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 में किसी भी पर्सन का पासपोर्ट इंपाउंड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन सब के लिए डिस्कस करेंगे। हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन गई। उसका बैकग्राउंड ये है कि फरवरी 2018 में मैरिज हुई, देन हस्बैंड वाइफ यूएस से चले गए बिकॉज हस्बैंड वॉज वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन यूएस से सिंस 2014। तो वहाँ जाने के बाद में वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में डोमेस्टिक अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए हस्बैंड ने यूएसए के अंदर ही लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, लेकिन पुलिस से ये रिक्वेस्ट की कि पुलिस उसकी वाइफ को कोई चार्ज फ्रेम नहीं करे, केवल उसको वार्निंग देकर के छोड़ दे। लेकिन वाइफ उसके बाद भी नहीं मानी। तो फिर सेकेंड टाइम अगेन वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में डोमेस्टिक अब्यूज़ किया और उसके फेस पर उसके साथ में मारपीट की। तो फिर ऐसे में हस्बैंड ने सेकेंड कंप्लेंट फिर से रजिस्टर करवाई। तो सेकेंड टाइम फिर पुलिस ने वाइफ को सेकेंड डिग्री असोल्ट के लिए चार्ज किया और अप्रैल 2018 के अंदर वाइफ वापस इंडिया आ गई। तो इस प्रकार से मैरिज से लेकर के वापस इंडिया आने तक वाइफ और हस्बैंड केवल 80 डेज ही साथ में रहे थे। अब उसके बाद में वाइफ इंडिया आने के बाद 2018 से 2020 तक अपनी मदर इन लॉ के साथ में रही। लेकिन इस दौरान वाइफ ने अपने हस्बैंड, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड के अगेंस्ट में टोटल 9 केसेस फाइल किए, जिसमें से 6 केस बिहार के अंदर और 3 केस वेस्ट बंगाल में फाइल किए। बिहार के अंदर फर्स्ट केस फाइल किया सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड में, सेकंड किया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, थर्ड किया सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, फोर्थ केस फाइल किया सेक्शन 125 ऑफ CRPC में मेंटेनेंस के लिए, फिफ्थ केस फाइल किया अंडर सेक्शन 405, 406, 500 ऑफ IPC के अंदर, सिक्स्थ केस फाइल किया 31 एंड 32 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। वेस्ट बंगाल में जो केस फाइल किया उसमें से फर्स्ट केस है सेक्शन 379 का IPC का, सेकंड केस अंडर सेक्शन 186, 188, 332 ऑफ इंडियन पिनल कोड और थर्ड केस फाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। तो इस प्रकार से टोटल 9 केस फाइल किए, जिसमें से डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर 2 केस फाइल किए गए थे। लेकिन 2020 के अंदर मदर इन लॉ ने एक केस रजिस्टर करवाया, जिसमें कहा गया कि उसकी सन की वाइफ जो उसके साथ में रह रही थी, उसने उसके साथ में अब्यूज़ किया है। तो उस केस के लिए काउंटर ब्लास्ट में भी वाइफ ने फिर एक मदर इन लॉ के अगेंस्ट में और हस्बैंड के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया था डोमेस्टिक वायलेंस का। अब जब इतने केस फाइल हुए तो उससे फिर पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेक्शन 10 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 में हस्बैंड के पासपोर्ट को इंपाउंड कर लिया। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो केस जिस ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, उस ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि पर्सनली प्रेजेंट होना होगा हस्बैंड को इस कोर्ट के अंदर। तो वो उस डेट को पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो सका, तो फिर कोर्ट ने उसे वापस भारत लाने के लिए डायरेक्शन दे दिए। तो फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट के सामने क्रिमिनल रिवीजन फाइल की गई। तो उसके अंदर हाई कोर्ट ने भी ये माना कि पासपोर्ट अथॉरिटी ने सेक्शन 10 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 में पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया है। तो अब जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट द प्रोसीडिंग्स अंडर DV एक्ट आर क्वासी क्रिमिनल इन नेचर एंड इन क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू रिक्वायर द पर्सनल प्रेजेंस। कि क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, तो और क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी भी पर्सन को कोर्ट पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए बाउंड नहीं कर सकता।
तो जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसे सेट असाइड कर दिया। लेकिन इसके साथ में ही हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एप्लीकेशन भी मूव की थी और उसमें कोर्ट से ये प्रेयर की थी कि कोर्ट को अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन जो अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको एक्सरसाइज करते हुए हमारी मैरिज को भी डिसॉल्व करना चाहिए। इवन हस्बैंड ने यूएसए के अंदर भी अपने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए और डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल की थी, तो वो दोनों ही डिसमिस हो गई थी वहाँ पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ही प्रेयर की कि अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप हमारी मैरिज को डिसॉल्व कीजिए, तो उसको अपोज किया था वाइफ की तरफ से। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है कि अगर सर्कमस्टांसेस बनती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है दैट सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन टू डिसॉल्व द मैरिज जस्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई कंप्लीट जस्टिस करने के लिए और जब हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह सकते हैं, अब कोई चांस नहीं है उनका साथ में रहने का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए मैरिज को डिसॉल्व कर सके। तो ये तो इस केस के अंदर कहा गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि मैरिज को डिसॉल्व करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए मैरिज को डिसॉल्व करते समय। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फर्स्ट ये है कि कितने समय हस्बैंड वाइफ साथ में रहे थे। सेकंड उसमें ये कि आखिरी बार लास्ट टाइम हस्बैंड वाइफ साथ में कब रहे थे, तो इस केस के अंदर केवल 80 डेज ही वो दोनों साथ में रहे थे। थर्ड उसमें ये बताया कि अलग अलग कितने समय से रह रहे हैं। फोर्थ इसके अंदर ये है कि हस्बैंड वाइफ ने जो एक दूसरे के ऊपर केस लगाए हैं, अब उनके एक दूसरे के रिलेटिव्स के अगेंस्ट में जो केस लगाए हैं उनमें नेचर ऑफ एलिगेशन क्या है। फिफ्थ इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर या फिर किसी केस के अंदर कोई अगर ऑर्डर पास हुआ है तो उसमें क्या ऑर्डर पास हुआ है ये भी कंसिडर करना चाहिए। सिक्स्थ इसके अंदर ये है कि कोई पर्सनल रिलेशनशिप में अब क्या डिफरेंसेज आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि नेचर ऑफ एलिगेशन ही इतने ग्रीवियस होते हैं कि अब उनका साथ रहने का कोई चांस ही नहीं है। सेवंथ इसके अंदर कोर्ट ने बताया कि कोर्ट और मीडिएशन के थ्रू उनके आपस में साथ रहने के लिए या फिर केसेस को रिजोल्व करने के लिए कोई बात हुई है क्या उसके अंदर। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जो इस केस के अंदर बताए थे, उनको कंसिडर करते हुए देखना है। फिर जब ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिस केस इज फिट टू एक्सरसाइज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन टू डिसॉल्व द मैरिज, कि ये केस फिट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए और मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके अंदर फिर एक ये कंडीशन थी कि मैरिज को डिसॉल्व करते हैं तो फिर उसमें एक परमानेंट एल्यूमिनी भी दिलवाई जानी चाहिए। तो जब उसके लिए पूछा तो हस्बैंड की तरफ से ये कहा गया कि वो अपनी वाइफ को परमानेंट एलिमनी देने के लिए रेडी है, लेकिन वाइफ ने अपोज किया। उसने कहा कि वो उसके साथ में रहना चाहती है, इसीलिए इतने केसेस फाइल किए गए थे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 3 केसेस हैं इनके अंदर बताया गया कि जब परमानेंट एलिमनी दी जाए तो उसको जब कंसिडर किया जाए तो कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए, कौन कौन से वो ग्राउंड्स होंगे जिनके आधार पर एक परमानेंट एलिमनी को डिसाइड किया जाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फर्स्ट तो ये है कि पार्टीज का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। सेकंड उसके अंदर ये बताया कि वाइफ की रीजनेबल नीड क्या है, और अगर कोई डिपेंडेंट बच्चा है तो उसकी फिर रीजनेबल नीड क्या है। तो इस केस के अंदर उनके कोई चाइल्ड नहीं था। थर्ड इसके अंदर ये बताया कि पार्टीज इंडिविजुअल इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। फोर्थ इसके अंदर ये था कि इंडिपेंडेंट इनकम कितनी है इनकी, इनके पास में असेट्स क्या क्या हैं, मीन्स इनके पास में कोई प्रॉपर्टी है, कोई अगर अमाउंट इनका जमा है बैंक के अंदर, इनके पास में अगर कोई इनका बिजनेस रन कर रहे हैं उसको भी देखना चाहिए। इसके बाद में ये था कि वाइफ ने मैरिज के बाद में उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या रही है, किस तरीके से उसका जीवन रहा है, वो भी कंसिडर होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसिडर करने के लिए बताया कि अगर इसके अंदर हस्बैंड या वाइफ ने किसी ने भी अपनी फैमिली को देखते हुए अपने अगर जॉब को कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो वो भी कंसिडर होना चाहिए। सपोज कीजिए अगर वाइफ जॉब कर सकती थी लेकिन उसने अपनी फैमिली की टेक केयर करने के लिए जॉब नहीं की तो वो भी फिर कंसिडर होगा उसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर ये बताया कि रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट क्या है अगर वाइफ वहाँ पर अनएम्प्लॉयड है तो। इस केस के अंदर तो वो एम्प्लॉयड थी
लेकिन ये फैक्टर भी कंसिडर करना था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है हस्बैंड की, मतलब कितना अर्न कर सकता है, साथ में ये देखना है कितना अर्न कर रहा है, और एक ये भी देखना है उसकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, मीन्स उसको अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अगर सिस्टर है तो सिस्टर को भी देखना है, अदर कोई अगर लाइबिलिटी है तो वो भी देखी जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट को इस केस के अंदर परमानेंट एलिमनी डिसाइड करनी थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आया कि वाइफ जॉब कर रही है जो कि 50,000 पर मंथ की अर्निंग है उसकी, लेकिन हस्बैंड की 2014 में 8 लाख रुपीज़ पर मंथ इनकम थी यूएसए के अंदर, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसके पास में कोई जॉब नहीं है, वो इंडिया में शिफ्ट होकर के जॉब सर्च करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके अगेंस्ट में इतने केसेस पेंडिंग है, इसलिए उसको वापस यूएसए से इंडिया आना पड़ रहा है। तो इन फैक्टर को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वाइफ को 25 लाख रुपीज़ परमानेंट एलुमनी दिलवाई जाए, साथ में उसमें जो लिटिगेशन कॉस्ट है वो सब इंक्लूड करके 25 लाख रुपीज़ सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके अंदर ये डायरेक्शन दी कि जो 25 लाख रुपीज़ हैं परमानेंट एलिमनी के, जिसके अंदर सारे कॉस्ट और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड होंगे, तो वो जिस दिन ऑर्डर पास होगा उसके विद इन 2 मंथ में हस्बैंड को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर सबमिट करवाने होंगे, और जिस दिन वो सबमिट होते हैं उसके बाद में विद इन 2 वीक वाइफ को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से ले लेने हैं, और अगर विद इन 2 वीक वाइफ नहीं लेती है तो वो अमाउंट उसके हस्बैंड को रिटर्न कर दिया जाएगा। ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर परमानेंट एलिमनी के लिए और डिवोर्स के लिए डायरेक्शन दे दिए, उनका मैरिज डिसॉल्व कर दी। अब फिर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक फैक्टर और कंसिडर करना था कि जो पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा हस्बैंड का जो पासपोर्ट इंपाउंड किया गया है क्या वो सही था क्या। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुका है कि रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड बिफोर इंपाउंडिंग एनी पासपोर्ट, कि कोई भी अगर किसी भी पर्सन का पासपोर्ट इंपाउंड होगा तो नेचुरल जस्टिस का जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए। अब नेचुरल जस्टिस का रूल ये है कि किसी भी पर्सन का अगर पासपोर्ट इंपाउंड हो रहा है तो उससे पहले उससे पूछा जाएगा, उससे जस्टिफिकेशन लिया जाएगा, उसे सुना जाएगा, उसके बाद में ही फिर पासपोर्ट अथॉरिटी आगे कोई एक्शन लेगी। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बिना हियरिंग के ही, बिना हस्बैंड को सुनवाई का मौका दिए ही पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हस्बैंड का पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया था। उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस केस के अंदर यह कोर्ट पहले ये कह चुका है कि इफ एनी पर्सन इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया हिज पासपोर्ट मस्ट नॉट बी इंपाउंडेड इन ए रूटीन मैनर, कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया से बाहर रह रहा है तो उसका पासपोर्ट रूटीन मैनर में इंपाउंड नहीं होगा। इसीलिए जो इसके अंदर हस्बैंड का पासपोर्ट इंपाउंड हुआ है वो बिल्कुल गलत है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी कि ऑर्डर पास होने के विद इन 1 वीक पासपोर्ट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर डायरेक्शन दी। फाइनली इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही किया कि जो हस्बैंड को पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए डायरेक्शन दिए थे, हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया, क्वेश कर दिया। सेकंड, मैरिज को डिसॉल्व कर दिया। बाकी जितने भी केसेस थे वाइफ ने और हस्बैंड ने जो फाइल कर रखे थे, वाइफ ने हस्बैंड के और हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट में जो केस फाइल कर रखे थे, उन्हीं सभी को क्वेश सेटिस्फाइड कर दिया कि अब कोई प्रोसीडिंग नहीं रहेगी। मैरिज भी डिसॉल्व कर दी, जो परमानेंट एलिमनी थी वो भी दिलवा दी, पासपोर्ट जो दिलवाना था वो भी दिलवा दिया। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर डायरेक्शन दिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके केस की। फर्स्ट मैंने आपको इशू बताया था कि क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो आप इस केस में आप समझ गए होंगे। इसीलिए अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के या फिर किसी भी अन्य केस के अंदर जो कि क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, उनमें अगर कोर्ट आपको पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए डायरेक्शन दे तो फिर आप इस केस का हवाला दे सकते हैं। सेकंड ये कि पासपोर्ट अथॉरिटी अगर आपके पासपोर्ट को इंपाउंड करती है केवल इस बेसिस के ऊपर कि आपके अगेंस्ट में काफ़ी केसेस पेंडिंग हैं, तो उसके ऊपर भी ये केस आप एप्लीकेबल होगा और इसके लिए आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट अथॉरिटी को ये राइट नहीं है कि रूटीन मैनर के अंदर ही वो बिना नेचुरल जस्टिस के रूल को फॉलो किए हुए ही उसमें पासपोर्ट को इंपाउंड कर दे। आपको पहले हियरिंग होगी, उसके बाद में अगर लगता है तो फिर वो आपके पासपोर्ट को इंपाउंड करेगी। थर्ड, इसके अंदर ये कि बिल्कुल ये राइट है कि कोई भी पर्सन अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और रिक्वेस्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए उसकी मैरिज को डिसॉल्व कर दे। लेकिन वहाँ पर फिर जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे इस केस के अंदर, वो सारे पहले कंसिडर होंगे। वहाँ पर ये देखा जाएगा
कि क्या एक्चुअल में इनको नीड है क्या, क्योंकि अगर ये एक रूटीन में होने लग जाए तो फिर फैमिली कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, फिर कोई भी पर्सन फैमिली कोर्ट नहीं आएगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। तो इसलिए ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाने के लिए, ये नहीं है। केवल इतना है कि अगर उसका केस, जैसे कि इस केस के अंदर हुआ था, ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में गया उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया और इतने केसेस पेंडिंग है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा कि क्या एक्चुअल में ऐसा है क्या कि मैरिज को डिसॉल्व किया जाए, और वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर मैरिज को डिसॉल्व किया था। तो आई होप आपको इस जजमेंट के बारे में समझ में आया होगा। साथ में अगर कोई भी पर्सन जो कि ऐसे ही अगर केसेस को फेस कर रहा है तो उस व्यक्ति तक ये वीडियो जो आप जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।